क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और इस बार मैं ऋषि आप सभी के लिए एक्सेल की सीरीज़ का क्लास 17 लेकर आया हूं। और दोस्तों आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स ये हैं। जैसे कि आप सभी को याद होगा, हम इससे पहले इंडेक्स और मैच फार्मूले सीख रहे थे और उसमें मैं आप लोगों का इसको करने का एक पहला एग्जाम्पल बता चुका हूं। आज की इस क्लास में हम इसके दो अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। साथ ही साथ इस क्लास के अंदर हम चूज़ फार्मूला और हाइपर लिंक फार्मूला को यूज़ करना देखेंगे। यह हाइपर लिंक क्या होता है इसे हम समझेंगे। साथ ही साथ डेटाबेस से रिलेटेड दो नए फार्मूले आज हम देखेंगे। ये डी सीरीज़ यानी कि डेटाबेस से रिलेटेड फार्मूले होते हैं, जिसमें हम डेटाबेस के अंदर अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं या कोई स्पेशल टाइप की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए इन फार्मूलों को बनाया गया है। ये सभी फार्मूले डी से शुरू होते हैं और इन्हें डेटाबेस फार्मूलों की कैटेगरी में रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अभी जो सबसे पहले हमें करना है वो है इंडेक्स और मैच का दूसरा एग्जाम्पल देखना। इससे पहले हमने 15th क्लास में इंडेक्स और मैच का पहला एग्जाम्पल देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा कोई एक डेटा वर्टिकल हो और दूसरा अगर हॉरिजॉन्टल हो तो उसके अंदर हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई वैल्यू बताकर मुझे उसे वर्टिकली सर्च करना है। साथ ही साथ मुझे ये डेटा भी डिलीट करना है जहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ। ये हमने इसके पहले एग्जाम्पल में देखा था। आज हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए तो जो नई चीज़ है वो ये कि मान लीजिए आपके पास अलग अलग कुछ प्रोडक्ट्स हैं और ये इन कंपनियों के हैं, महिंद्रा, टाटा, फोर्स, अशोक लेलैंड या आयशर। और ये सभी कंपनियां 8 टायर्स वाले ट्रक बनाती है, जिनके मॉडल्स यहाँ हॉरिजॉन्टल पड़े हुए हैं। जैसे MH511 ये महिंद्रा का जो ट्रक है वो है, टाटा का T3OU1। इस तरीके से ये डेटा पड़ा हुआ है। और अब मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, बल्कि चाहता हूँ मतलब कुछ लुकअप टाइप का काम है कि जो ये वर्टिकल डेटा है इसमें मैं जिस कंपनी का नाम बताऊं उस कंपनी के थ्रू बनाया जाने वाला प्रोडक्ट मुझे दिखा दे जो कि हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है। तो इस काम को करने के लिए हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे इंडेक्स और मैच की मदद से, वो हम देखेंगे। देखिए काम क्या है, मुझे कंपनी बतानी है और कैटेगरी ढूंढना है। तो यहाँ ये मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। इस फॉर्मूले में देखिए हमने किया क्या है। असल में आप बताने वाले हैं कंपनी और ढूंढना चाहते हैं कैटेगरी। तो इंडेक्स का ये फॉर्मूला लगाया है मैंने, और इंडेक्स के फॉर्मूले को ये एरे पूछने पर मैं ये वाला एरे दे दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें से रिजल्ट चाहिए। ये एक एरे है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है और लगभग 5 कॉलम है। यानी कि अब ये मुझसे एरे देने के बाद मैं कॉमा लगा दूंगा तो ये मुझसे रॉ नंबर पूछेगा। मुझे रॉ नंबर बताने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं ऐसे ही सिर्फ कॉमा डाल देता हूँ। और अब मैं कॉलम नंबर बताऊंगा, क्योंकि कौन से कॉलम से डेटा चाहिए वो मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉलम है एक ही रो में। तो रॉ तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि एक रो है, पर कॉलम बताने की ज़रूरत है। और कॉलम में कैसे बताऊंगा, तो इसके लिए मैं लगाता हूँ मैच फार्मूला, जिसमें मैंने कहा कि लुकअप वैल्यू है ये, यानी अशोक लेलैंड या जो भी कंपनी का नाम मैं इधर डालूंगा, कॉमा लुकअप एरे होगा ये, यानी उसको यहाँ ढूंढना है, कॉमा 0, और बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए। ये आपका इंडेक्स फार्मूला यहाँ पर खत्म हो गया। तो मैं एक और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अब देखिए यहाँ मैंने ये जो मैच फंक्शन लगाया है ये कॉलम नंबर के तौर पर लगाया है, जिसमें मैंने कहा कि लुकअप वैल्यू जो है वो है अशोक लेलैंड, उसे ढूंढना है इस एरे में और बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ ढूंढता है अशोक लेलैंड 4th नंबर पे, और ये 4th नंबर आएगा कॉलम नंबर के तौर पर इस एरे के लिए। तो इस एरे में 4th नंबर पर क्या पड़ा हुआ है ये उठा लेगा। 4th नंबर पे मार्को पोलो पड़ा हुआ है, और मार्को पोलो असल में इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने मार्को पोलो निकाल कर दिखा दिया। मैंने इस फॉर्मूले में क्या किया, एरे दिया, रॉ नंबर नहीं बताया और
कॉलम नंबर बताया मैच फंक्शन के थ्रू। लेकिन इस फॉर्मूले को आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे ये तो मैंने सिंपल कर दिया, असल में कॉलम नंबर 4 आना चाहिए। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, एक रॉ नंबर बता दिया और फिर फोर्थ बता दिया, या वो आप मैच वाला जो मैंने ऊपर बताया वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जैसे कि मैं यहाँ पर लगाता हूँ इंडेक्स, और मैंने एरे दिया यही जो है, कॉमा, इसके बाद मुझे देना है रॉ नंबर। तो रॉ नंबर मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे पास कुल मिलाकर एक ही रॉ है, बल्कि अलग अलग कॉलम है। तो मैंने आपको बोला कि अगर मैं यहाँ पे खाली कॉमा लगाकर कॉलम बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अगर आप चाहें तो कॉलम नंबर यही बता सकते हैं, क्योंकि एक्सेल यहाँ पर देख रहा है कि उसके पास तो डेटा में कुल मिलाकर एक ही रॉ है, तो रॉ नंबर की ज़रूरत है ही नहीं, वो ये भी समझता है। और इस वजह से आप चाहे यहाँ बताए चाहे यहाँ बताए, यानी रॉ नंबर पे बताए या कॉलम नंबर पे बताए, क्योंकि एक ही एरे है, एक ही रॉ है, वो समझेगा कि आप कॉलम नंबर ही बता रहे हैं। मैं यहाँ अब मैच का फंक्शन लगा देता हूँ। लुकअप वैल्यू हुई ये, कॉमा, टेबल एरे लुकअप एरे ये हुआ, कॉमा, 0 ब्रैकेट बंद और एक और ब्रैकेट बंद, मैंने कॉलम नंबर नहीं बताया। एंटर करिए, देखिए मुझे मार्को पोलो ये निकाल कर दिखा रहा है। असल में यहाँ पर इसने ये समझ लिया कि क्योंकि एक ही रो है तो ऑब्वियसली जो यूज़र है वो मुझे कॉलम बता रहा है। ये था इंडेक्स और मैच का दूसरा एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं इसका तीसरा एग्जाम्पल। इसके तीसरे एग्जाम्पल में भी कुछ ऐसा ही काम है, बस फ़र्क इतना है कि आपकी जो ये कंपनी वाला डेटा है ना, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया है और जो प्रोडक्ट है या कैटेगरी है वो सारा वर्टिकल हो चुका है। तो अब मुझे इस तरीके से काम करना है कि अगर मैं यहाँ पर कंपनी का नाम जो कि हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है उसे मैं बताऊंगा, जैसे मैंने फोर्स बताया, तो मुझे ये निकाल कर दिखा दे, जो फोर्स का प्रोडक्ट है वो मुझे निकाल कर दिखा दे। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल उसी के जैसा। इंडेक्स ही टाइप करना है आपको और इसमें एरे हम वो बताते हैं जहाँ से हमें रिजल्ट उठाना है, कॉमा। अब अगर आप देखें तो ये मुझसे पूछता है रॉ नंबर, और असल में अब मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी रॉ हैं। डेटा एक ही कॉलम में है, कॉलम नंबर ना बताऊँ तो चलेगा, लेकिन रॉ नंबर बताना इस वाले में ज़रूरी है। तो रॉ नंबर बताने के लिए मैंने किया मैच फंक्शन, और मैच में मैंने कहा लुकअप वैल्यू होगी ये जो यहाँ डाला गया है। इसको ढूंढना कहाँ है, तो इसे आप यहाँ ढूंढेंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए। अब आप इसका ब्रैकेट यहीं पे बंद कर देंगे क्योंकि कॉलम नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही कॉलम है आपके पास, उसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इतना एक्सेल भी समझता है कि अगर एक कॉलम हुआ तो सिर्फ रॉ ही बताएगा यूज़र, कॉलम बताने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे मैंने इसका ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर करेंगे, देखिए ये मुझे यहाँ पर मार्को पोलो निकाल कर दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स डालूंगा तो ये मुझे फोर्स का जो प्रोडक्ट है वो ये मुझे निकाल कर दिखा देगा, और अगर मैं यहाँ पर आयशा डालूंगा तो ये मुझे उसका निकाल कर दिखा देगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि इंडेक्स और मैच फार्मूला केस सेंसिटिव नहीं होता, तो इस वजह से आप इसको यूज़ करते समय थोड़ा इस बात का ख्याल रखेंगे। आगे हम आते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है चूज और हाइपरलिंक फार्मूला। देखिए दोस्तों, अभी आप लोग जानते हैं कि मैच फार्मूला किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, आपने मैच फार्मूले में एक चीज़ गौर की होगी कि जब आप मैच फार्मूला में कोई लुकअप वैल्यू बताते हैं और या इंडेक्स फार्मूला में आप कुछ उठाने के लिए बोलते हैं, तो आप एक एरे ऐसी देते हैं जिसमें एलिमेंट लगातार एक सीरीज में पड़े हुए हो, ऐसे या ऐसे। पर अगर मान लीजिए जो आपका डेटा है वो कुछ इधर है, कुछ इधर है, अलग अलग लोकेशन पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन ये मालूम है कि आपने पहले कौन सा डाला था, बाद में कौन सा डाला था, ये लोकेशन बिखरी हुई है। और अब ऐसे में आपको मैं इंडेक्स फार्मूला लगाना है, तो ऐसे में इंडेक्स फार्मूला कैसे लगेगा? आपको ये मालूम है कि सबसे पहले ये था, फिर ये था,
फिर ये था, अलग अलग डेटा था, ये सीरीज में आपको मालूम है। इस तरीके से मान लो कुछ लोगों के नाम पड़े हुए हैं इस तरीके से, और अगर ये एक सीरीज में होते, एक ही लाइन में होते, तो मैं इंडेक्स फॉर्मूले से सीधे सीधे बोल सकता था कि भाई चौथा एलिमेंट निकाल कर दिखा दो, वो मुझे निकाल कर दिखा देता। पर अगर अलग अलग लोकेशन पे पड़े हैं तो हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम चूज फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। देखिए चूज फॉर्मूला किस तरीके से काम करेगा। यहाँ मैंने लगाया इक्वल टू चूज, और इसमें अब आपको बताना है इंडेक्स नंबर, मैंने कहा भाई चौथा नंबर है, कॉमा। अब आपको यहाँ वो सारी वैल्यू एक एक करके बतानी है जो आप एरे में डालना चाहते हैं। तो एक एक करके ये सारी मैंने बता दी, कॉमा लगा लगा के आपको बताना है, कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये और ये एंटर कर देंगे। तो चौथे नंबर पे देखिए मैंने सबसे पहले ये चुना, फिर ये और ये, तो ये मुझे ये फोर्थ नंबर पे मंडे निकाल कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर फिफ्थ नंबर का जानना चाहूँ तो ये मुझे फिफ्थ नंबर का बता देगा, सैटरडे होता है। और अगर मैं सिक्स्थ नंबर का जानना चाहूँ तो ये मुझे सिक्स्थ नंबर का बता देगा कि सिक्स्थ नंबर में क्या है। हो सकता है ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वो उतना आपको सेटिस्फेक्शन ना कर रहा हो, यानी कि उतना आपको समझ में ना आ रहा हो। इसका लेकिन अपने पैमाने पे ही एक खास तौर से यूज होता है। जैसे कि मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक डेट है, या मान लीजिए मैं आज ही की डेट डालता हूँ, तो आज की डेट मैंने इसमें बताया, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, लगभग 1 बजने वाले हैं, तो उस हिसाब से आज जो डेट हुई वो हुई दिसंबर 8, 2016। और दिसंबर 8, 2016 की वैल्यू क्या है ये मैं पता लगा सकता हूँ डेट वैल्यू वाले फॉर्मूले से। इसमें मैंने यही डेट डाली, तो इसकी वैल्यू ये आती है। और दोस्तों आपको मैं एक चीज बताऊं, आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था डे का। इस डे वाले फॉर्मूले में क्या होता है कि किसी भी डेट में क्या तारीख हो रही है ये मुझे बता देता है कि 8 तारीख हो रही है। और मैंने आप लोगों को जब डेट एंड टाइम के फंक्शन कराए थे तो मैंने आप लोगों को एक चीज ये बताई थी कि डेट एंड टाइम फंक्शन में आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिलता कि ये बता दे कि दिन कौन सा हो रहा है। आपके हिसाब से 8 तारीख है अगर, तो आज सोमवार है या मंगलवार है या क्या है, ये बताने वाला कोई फॉर्मूला अभी तक तो फिलहाल हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं देखा था। लेकिन अगर आप चाहें तो चूज फॉर्मूला की मदद से ये सब बना सकते हैं। वैसे आज जो दिन है वो थर्सडे है, ये मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिखा दिया है। इसकी डेट वैल्यू ये रही, और जो आज दिन है वो 8वां दिन है। दोस्तों हमारे जो वीक होते हैं वो 7 के सेट में होते हैं, और 7 दिनों का एक हफ्ता होता है, ये हम सब जानते हैं। और आप लोगों को मैंने जब डेट एंड टाइम के फॉर्मूले बताए थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे लास्ट डेट जो कंप्यूटर को मालूम होती है वो डेट होती है ये। असल में इस डेट को देने का एक खास मकसद है, इस डेट को देने का खास मकसद ये है कि ये जो डेट है ना ये संडे से शुरू हो रही है। इसी तरीके से अगली डेट मंडे को है, तो ये आ गया मंडे, और इसको आप यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए आगे के 7 दिनों तक इस तरीके से। असल में ये अमेरिकन स्टाइल है। अमेरिकन स्टाइल के हिसाब से हफ्ते का पहला दिन और हफ्ते का आखिरी दिन दोनों दिन में छुट्टियां होती हैं। संडे से हफ्ता शुरू होता है और सैटरडे को हफ्ता यानी सप्ताह खत्म हो जाता है। कुछ कंट्रियों में ये मंडे का होता है। जैसा भी है आप उस हिसाब से अपने हिसाब से आप ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और फॉर्मूला ध्यान दिलाना चाहूँगा जो होता है मॉड। मॉड फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर के तौर पर यूज किया जाता है। असल में ये करता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आज का जो ये नंबर है वो ये है। आज इस तारीख के बाद से इस तारीख तक इतने दिन हो चुके हैं, ये हमने डेट वैल्यू वाले फॉर्मूले से पता लगाया और ये दिन हुए हैं। अगर मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि कितने हफ्ते हुए हैं तो सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू
दिस वाला सेल डिवाइडेड बाय 7, तो पता चलता है कि 6101 हफ्ते हो चुके हैं। और फिर उसके बाद अगले हफ्ते का लगभग 71% यानी 71% निकल चुका है। हमें ये इस चीज से मालूम पड़ रहा है। ये 7 से डिवाइड करने पे मुझे ये चीज मालूम पड़ी। अब देखिए, एक होता है मोड फॉर्मूला। मोड फॉर्मूला क्या करता है, एक नंबर आपसे मांगता है, चाहे आप ये डेट दे दीजिए, कॉमा, इसको कितने से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करना है। तो ये मुझे यहाँ पर ये एक डेट दे रहा है, और ये डेट कौन सी डेट है, तो ये वो डेट है सबसे लास्ट की। असल में आपने यहाँ पर 8 बताया था, इसको मैं जरा यहाँ पर आके नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ जनरल में। अब देखिए मुझे यहाँ पर 5 दिखा रहा है। 5 किस हिसाब से आया, तो ये बहुत ही सिंपल है। मोड हमें दिखाता है किन्हीं भी दो नंबर को अगर आपने डिवाइड किया, तो ये जो ये है 42,712, ये 7 से पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है कुछ। असल में मोड फॉर्मूला क्या करता है, तो इससे छोटा नंबर, वो जो 7 से पूरा डिवाइड हो जाए, उसको ये डिवाइड कर देता है, और फिर उसके बाद कितने बचे ये मुझे दिखा देता है। तो अगर 7-7 के पेयर बनाए जाए, तो कुल मिलाकर के हफ्ते निकालने के बाद, यानी कि 6101 हफ्ते निकालने के बाद, जो देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, 6101 ये टोटल हफ्ते हैं जो पूरे निकल चुके हैं। और इसको मैं 7 से गुणा कर दूं तो देखिए क्या आता है, 42,707, यानी कुल मिलाकर इतने हफ्तों के 7 दिन के हिसाब से इतने दिन हुए। पर यहाँ जो डेट है उसमें 712 है और यहाँ 707 है। इस वजह से, क्योंकि अभी एक हफ्ता आगे बढ़ चुका है, पर उसमें सिर्फ 5 दिन ही निकले हैं, तो वो 5 दिन ही मैंने कैलकुलेट किया यहाँ मोड वाले फॉर्मूले से। इसको मैं यहाँ पर आके जर्नल में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर मुझे 5 दिखा रहा है कि हफ्ते का 5वां दिन अभी चल रहा है। तो यही कैलकुलेशन मैंने जो करी है, अब इसके बेस पर मैं चूज फॉर्मूले को यूज करते हुए निकाल सकता हूँ कि किस तारीख को कौन सा दिन था। मैंने अगर ये तारीख बताई तो मैं करता हूँ इक्वल्स टू इफ। मैंने इफ लगाया, और अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को और समझाऊं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने इस डेट को इससे डिवाइड किया। मान लीजिए मैं यहाँ पर 15/8/2016 डालता हूँ, 15/8 नहीं, 12/15/2016। आठ, 9, 10, 11, 12 डाल के देखते हैं। 12 में 2 10 डालते हैं। देखिए यहाँ मैंने जैसे ही 10 डाला तो ये 0 कर देता है। यहाँ 0 का मतलब है हफ्ते के आखिरी दिन से। जब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 1 दिखाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5 और 6 तो 6। पर जैसे ही 7वें दिन पर पहुंचेगा तो 7वां दिन एक्स्ट्रा नहीं हुआ, बल्कि एक हफ्ता पूरा हो गया और एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ जो 0 है उसका मतलब सैटरडे से है, यानी हफ्ता पूरा हो गया सैटरडे पर। तो इसके लिए देखिए अब यहाँ पर मैं ये चूज फॉर्मूला लगाता हूँ, और या ये मैं इस तरफ भी कर लेता हूँ साइड में। जैसे मैंने यहाँ डाला 12 यानी दिसंबर 10, 2016, और अब मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया इफ, और इसमें मैं कहता हूँ आपको क्या करना है, मोड फॉर्मूला लगाना है। और मोड फॉर्मूला में मैंने कहा ये वाला सेल है, यानी इसमें एक नंबर पड़ा होगा, उसको डिवाइड करना है 7 से। 7 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आया तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसमें आपको सैटरडे दिखा देना है, सैटरडे दिखा देगा। पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करना है, तो फिर आपको चूज फॉर्मूला लगाना है, जिसमें इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो इंडेक्स नंबर वही जो ये रिटर्न करेगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और जो ये रिटर्न करेगा
ये इंडेक्स नंबर हुआ मेरा, जो ये रिटर्न करेगा उसको इतने में ढूंढना है फ्राइडे तक में। और अब मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर करते हैं। यहाँ पर शायद ब्रैकेट को लेकर कुछ गड़बड़ है, नंबर ओके, कॉमा लगाना है यहाँ पर, डिवाइड का साइन नहीं लगेगा, और यहाँ भी कॉमा लगाना है, डिवाइड का साइन नहीं लगेगा। तो ये देखिए मुझे यहाँ पर ये सैटरडे बता रहा है, और असल में अगर आज 8 तारीख जो मैंने आपको बताया, अगर दिसंबर 8 2016 है जो कि थर्सडे है, तो 9 फ्राइडे होगा और 10 सैटरडे होगा। इसी तरीके से अगर मैं डेट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं, जैसे कि मैं अगर इसे 11 कर देता हूं, तो ये वैल्यू एरर हो गया। एक सेकेंड, दिसंबर 11, ओके, इसको मैंने 7 से ये वैल्यू एरर बता रहा है, इसके हिसाब से चूज फॉर्मूला जो रिटर्न कर रहा है। ओ, इसमें गड़बड़ ये है कि आप इसमें एरे नहीं दे सकते, बल्कि एक एक वैल्यू आपको इंडिविजुअल बतानी पड़ेगी, यानी कि ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये और कॉमा ये। अब एंटर करिए तो ये फ्राइडे बता देगा। अगर 10 को संडे है तो ऑब्वियसली 9 को फ्राइडे होगा। मैं यहाँ 11 डालूंगा तो 11 को संडे होगा, और अगर मैं यहाँ पे 13 डालूंगा तो 13 को ट्यूसडे होगा। ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए हर फॉर्मूले का ना एक असल में लगाने का कुछ ना कुछ नीड ज़रूर होता है, बस आप इसके लॉजिक को किसी भी तरह से समझने की कोशिश करिए। अब जो हमारे अगले फॉर्मूले हैं ये डेटाबेस के फॉर्मूले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको हाइपरलिंक का बता दूं। ये हाइपरलिंक फॉर्मूला क्या होता है, असल में आप मान लीजिए इस सेल को बाहर की किसी फाइल से लिंक करना चाहते हैं। मान लीजिए जैसे कि डेस्कटॉप पे ये आता हूँ मैं, और या डेस्कटॉप पे नहीं तो कंप्यूटर के अंदर मैं अपनी इस मेमोरी में, यहाँ यूज़र्स के अंदर मान लीजिए इसके अंदर ये डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ी हुई है, ये इमेज पड़ी हुई है, और इस इमेज में मैं मान लीजिए मैंने इसको BCG डाला, और इस इमेज को मैं लिंक करना चाहता हूँ उस सेल से जिस सेल की मैं बात कर रहा था, कि उस सेल पे मैं क्लिक करूँ और ये इमेज खुल जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको तो पहले अपनी इमेज पर पहुँचना है। ये जो चीज़ है यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस लोकेशन का एड्रेस आ जाएगा। इसको आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, और फिर इस इमेज को भी आप याद रखेंगे, BCG इसका नाम है और PNG इसका टाइप है। एक्सेल में आएंगे और अब आप हाइपरलिंक फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें मैंने लगाया हाइपरलिंक, जिसमें मैंने सबसे पहले लिंक लोकेशन देनी है। इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और जो कॉपी किया था वो आप पेस्ट कर देंगे। इसके बाद एक स्लैश और लगाएंगे, BCG.PNG ये लगाना ज़रूरी है। .png यानी कि वो पिक्चर किस तरह की है। इन्वर्टेड कॉमा और फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर ये पूछता है फ्रेंडली नेम, यानी इसको ओपन करने के लिए आप किस तरीके का नाम देना चाहते हैं। तो मैंने डाला इमेज, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट बंद। अब दिखाएगा इमेज लिखा हुआ, पर ये होगा क्या, तो असल में वो एक एड्रेस है। इस पर आप क्लिक करिए और वो आपकी इमेज को ओपन करने की कोशिश करेगा। ये इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसको खोल दिया है। अब आप इस इमेज को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरीके से आप एक्सेल की, वर्ड की या और कोई दूसरी फाइल लिंक करना चाहें तो ये भी करना इसमें पॉसिबल है। और अब मैं इसे छोड़कर आगे आता हूँ। अगला है डेटाबेस फॉर्मूले में डीगेट फॉर्मूला। देखिए डेटाबेस में डीगेट फॉर्मूला का मतलब है डेटा गेट फॉर्मूला। इसको समझने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा डेटाबेस है जिसके अंदर
मेरे पास कुछ नाम है, कुछ स्टूडेंट्स के नाम है और ये नाम रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे कि अमन का नाम 2 बार रिपीट हो रहा है, पर एक बार अमन 11th क्लास में है और दूसरी बार 12th क्लास में है, और इनकी हाइट है, वेट है, एज है और मार्क्स है। मैं कुछ इस तरीके का हिसाब लगाना चाहता हूँ कि मुझे अमन का, जैसे मैं यहाँ पर अगर एज डालता हूँ तो एज निकाल कर दिखा दे। देखिए अब अमन जो है 2 बार है, अमन 2 बार है और एक बार 11th क्लास में है और एक बार 12th क्लास में है। तो अब मैं अमन का डेटा निकालना चाहता हूँ और उस डेटा में से जब मन करे एज देखना तो एज देख लिया, वेट देखना तो वेट देख लिया, मार्क्स देखना तो मार्क्स देख लिया। तो इसके लिए हम देखिए किस तरीके से काम करेंगे। यहाँ पर आपको लगाना है डी गेट यानी डेटा गेट, और सबसे पहले आपको बताना है डेटाबेस। इसमें आप ये सारा सेलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग हेडिंग्स, यानी कि जो आपने हेडिंग डाली है वो भी आपको सेलेक्ट करनी है। और इसके बाद कॉमा लगाएंगे और आपको बताना है फील्ड। तो फील्ड में मैंने बताया ये एज, और इसके बाद आपको बताना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में मैंने दिया ये इतना, क्योंकि नाम और क्लास अभी मैं बताऊंगा, उसके बेस पर मुझे कैलकुलेशन करनी है। ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे, और अब मैंने यहाँ पर जैसे कि दिया 11th। ओके, वैल्यू एरर ये मुझे बता रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने स्पेस लगा रखा है 11th में और यहाँ नहीं है। अमन का 11th है, अमन का 12th है। एक सेकंड, यहाँ पर मैं फील्ड जो है इसको मैं यहाँ बताता हूँ, एज। ठीक है, ओके, वैल्यू एरर क्लास में। डेटाबेस हमने सही सेलेक्ट किया है, जो हमारी फील्ड है वो एज बताई है मैंने, यानी कि एज मुझसे मुझे पता लगाना है। अमन का नाम ये हमने सही दिया है और 11th क्लास भी सही दी है, CLASS। ओके, क्राइटेरिया एक बार दोबारा सेलेक्ट करते हैं, इस बार ये पूरा सेलेक्ट करना है। ओके, एक सेकंड देखिए ज़रा, यहाँ पर अमन का जो डेटा है ये रहा। अमन मेरा फील्ड है और इधर मैं इस 11th को ही कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C। ओके, जो ये हेडिंग्स है, ये सारी हेडिंग्स एक बार आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। हो सकता है उसकी वजह से कुछ गड़बड़ आ रही हो। इसके बाद आप ये सारा डेटा एक बार गौर से देख लीजिए। अमन दो बार है, ठीक है। और यहाँ पर अब लगाया मैंने डी गेट फॉर्मूला। सबसे पहले मैंने बताया डेटाबेस, कॉमा, आपको रिजल्ट कहाँ से निकालना है, मान लीजिए मैं उसका वेट जानना चाहता हूँ, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है तो अमन होना चाहिए और क्लास में 11th होना चाहिए, ब्रैकेट बंद, एंटर। जी हाँ, असल में 11th डालने में कुछ प्रॉब्लम थी। यहाँ पर ये मुझे अब निकाल कर दे रहा है 57 पे कि अमन का जब मैच किया 11th के साथ, यानी कि ये वाला, तो वेट क्या है, 57 है। इसी तरीके से अगर मैं फॉर्मूले में जो फील्ड है वो कहता हूँ एज, तो मुझे ये उसकी एज निकाल कर दे देगा। और इसी तरीके से अब मैंने कहा उसका मार्क्स, तो मुझे मार्क्स निकाल कर दे देगा। या अगर मैं यहाँ पर 12th डाल देता हूँ तो ये मुझे 12th का जो डेटा है वो ये निकाल कर दे देगा। अमन के 12th में अगर आप देखें तो 41 ही इसके मार्क्स है। या इसको मैं ज़रा कट करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर मैंने जो ये है वो ये दे दिया और यहाँ पर मैंने डाला एज। तो देखिए अब कुछ ये चीज़ हो गई कि ज़रूरत पड़ने पर
आप अमन की जगह कुछ और डाल सकते हो, 11th या 12th बता सकते हो, और इनमें से कुछ भी देखना चाहो तो बता सकते हो। जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल अमन का एज देख रहा हूँ, तो मुझे 19 बता रहा है, वो भी 12th क्लास वाले अमन का। और अब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई उसका वेट क्या है, और वो भी तब जब अमन 11th क्लास में है। तो 11th क्लास में जो अमन का वेट है वो है 57। ये मुझे इस तरीके से काम करके दिखा रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं एक और स्टूडेंट का निकालता हूँ, जैसे दीपक का है, और दीपक का एक ही बार है 11th क्लास में, 11th क्लास में ही है, तो इसमें तो और भी आसान हो जाएगा क्योंकि दो डेटा है ही नहीं। आप बस इसमें 11th क्लास ही बता सकते हैं। अगर कुछ और बताया तो एरर आ जाएगा। यहाँ डी गेट फॉर्मूला लगाएंगे और डेटाबेस हमारा यही है, कॉमा लगाना है, और आपको सबसे पहले बताना है फील्ड। तो फील्ड में ये बता रहा हूँ, कॉमा और क्राइटेरिया इतना ही देना है, पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं करना है। एंटर कर देंगे। ये मुझे वैल्यू एरर दे रहा है। असल में जब मैं इस तरह से 11th बताता हूँ ना, तो शायद ये इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक से नहीं ले रहा है। तो एक बारी मैं यहीं से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और जो दीपक है उसे भी मैं एक बार कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और अब एक बार जो ये सारी हेडिंग है, इन सब को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये ठीक से करेगा। असल में जो यहाँ हेडिंग डाली है, जो नाम डाले हैं, ये सब डालने का तरीका एक ही जैसा होना चाहिए। तो अब ये सब चीज़ें ठीक हो गई। और मैंने वेट बोला था, वेट निकालना था किसका, जो दीपक है, जो 11th क्लास में है उसका। तो देखिए वेट 100 kg ही है, और ये मुझे यहाँ पर वही निकाल कर दिखा रहा है। डी गेट फॉर्मूला का मतलब ही यही होता है, डेटा गेट व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन मैच या पर्टिकुलर फील्ड से मैच। देखिए यहाँ पर इनको हम फील्ड कहते हैं। ये पर्टिकुलर दो अलग अलग फील्ड है, नाम और क्लास। और पर्टिकुलर दोनों फील्ड में जो मैंने बताया है, वो दोनों जब जब मैच करेंगे तब तब मेरी बताई हुई फील्ड में से डेटा उठाकर गेट करके मुझे ये दे देगा। यहाँ जब मैं बताता हूँ, डी गेट फॉर्मूला लगाना शुरू करता हूँ, तो जो ये मुझे हेल्प बताता है, वो देखिए मुझे क्या बता रहा है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ डेटाबेस अ सिंगल रिकॉर्ड दैट मैच द कंडीशन यू स्पेसिफाई। मतलब कहने का यही है कि आपने इसके बेस पर, इसके बेस पर और इसके बेस पर, यानी कि फील्ड के बेस पर और क्राइटेरिया के बेस पर जो कंडीशन बनाया, उसके मैच होने पर एक एक्सट्रैक्ट अ डेटाबेस अ सिंगल रिकॉर्ड, एक सिंगल रिकॉर्ड ये मुझे निकाल कर एक टाइम पर दे सकता है। तो इस तरीके से डेटा गेट हमने यूज़ किया। इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है डी प्रोडक्ट का, ये भी डेटाबेस से ही रिलेटेड फॉर्मूला है। डी प्रोडक्ट में क्या होता है, तो मैं कहता हूँ कि भाई जैसे कि मान लीजिए अमन जो है यहाँ भी 11th में है और यहाँ भी 11th में है, इस तरीके से कुछ काम है। मैंने ये सारी हेडिंग जो है कॉपी करी, और ये सारी हेडिंग मैंने यहाँ पर पेस्ट करी और यहाँ भी पेस्ट कर दी। अब मैं मान लीजिए यहाँ पर दीपक का जो डेटा है वो एक बार है, यहाँ दीपक का दूसरी बार है, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि दीपक का जितनी भी बार नाम आए, उसके एज का या उसके मार्क्स का प्रोडक्ट निकाल कर दिखा दे। मतलब जितनी भी बार मार्क्स है ना, उन दोनों को आपस में गुणा कर दे। तो यहाँ मैं लगाऊंगा डी प्रोडक्ट, और ये टैब कर देना है, अपने डेटाबेस बताना है, कॉमा लगा के आप बताएंगे फील्ड। तो मार्क्स में से आपको रिजल्ट उठाना है। आप चाहो तो इसका कोई और रेफरेंस दे सकते हो। लीजिए मैंने ये रेफरेंस दे दिया, कॉमा क्राइटेरिया है ये, ब्रैकेट आप बंद कर दें, एंटर करें। ये मुझे एक वैल्यू एरर दे रहा है। वैल्यू एरर शायद इस वजह से क्योंकि मैंने क्लास में कुछ बता नहीं रखा है। तो मैं खाली इतना ही चुनता हूँ, नाम, और नाम में इतना ही चुना मैंने, एंटर करिए। ओके, और अब मैं यहाँ पर बताता हूँ मार्क्स, MARKS मार्क्स। तो ये मुझे उसके मार्क्स का प्रोडक्ट निकाल कर दिखा देगा। अब यहाँ जो दीपक है, ये इससे 11th से कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि मैंने यहाँ पर 11th नहीं बताया और क्राइटेरिया में मैंने ये भी नहीं दिया है। मैंने तो सिर्फ दीपक बोला। तो दीपक भले ही 11th का हो या दीपक भले ही 12th का हो, जो भी है ये उठा लेगा, यानी कि 41 और 34, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई बाय दिस वाला सेल, तो ये निकाल कर दिखा देगा। और इसी तरीके से अगर मैं अमन का निकालना चाहूँ, तो डी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया
और इस बार मैं अमन का सिर्फ 11th क्लास का ही निकालूंगा, भले ही अमन कितनी भी बार कैसे भी हो, हालांकि अमन दोनों बार 11th क्लास में ही है। डेटाबेस बताना है तो ये किया मैंने, कॉमा फील्ड बतानी है मैंने ये किया, कॉमा क्राइटेरिया बताना है मैंने ये किया, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। और अभी तो अमन के दोनों का निकाल रहा है, बाद में भी दोनों का ही निकालेगा, क्योंकि अमन यहाँ पर है 11th में 50 हुआ, अमन यहाँ है 11th में 41, यानी 50 और 41, 41 और 50 दोनों को ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ये चीज़ हुआ 2050, और वही ये मुझे निकाल रहा है। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 12th हो गया तो कमाल क्या है, ये मुझे सिर्फ 11th वाले का ही निकाल रहा है। प्रोडक्ट में क्या होता है, तो मैंने जो कंडीशन बताई है उसके हिसाब से जितनी भी वैल्यू मिलेगी उन सब का प्रोडक्ट निकाल कर दिखा देगा। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के टॉपिक्स। होप कि इसके अंदर उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नज़र नहीं आई होगी चूज़ वाले फॉर्मूले में हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा हो, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हम डेट और टाइम फंक्शंस कर रहे थे। एक बार करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब दोस्तों हम इसकी अगली क्लास में मिलते हैं सीधे, और तब तक के लिए आप इन फॉर्मूलों के साथ प्रैक्टिस करिए। और अगर आप जिस फाइल को देखते हैं, जिस फाइल पे मैं आपको कराता हूँ, अगर आपको इस फाइल की ज़रूरत पड़े या आप ये फाइल लेना चाहें तो इसके लिए आप मुझे मेरे इस मेल आईडी पर एक रिक्वेस्ट मेल सेंड कर सकते हैं, और फिर ये फाइल आप चाहें तो ले सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और दोस्तों अब हम सीधे इसके अगले